चलिए। अच्छा, डेट के बाद यहाँ मेरा ख्याल है मैं ये इसको मिस कर गया था, डिडक्टेबल अलाउंस को। डिडक्टेबल अलाउंस जो है मीन्स एन अलाउंस दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम। ये कहाँ पे गिवन है डिडक्टेबल अलाउंसेस? ये अंडर पार्ट 9 है चैप्टर 3 का। ठीक है, अगर हम इसमें डिटेल में जाना हो तो हम चैप्टर जो 3 है उसका पार्ट 9 है, वहां पे हमें डिडक्टेबल अलाउंसेस मिलेंगे। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंस होता क्या है? डिडक्टेबल अलाउंसेस वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको अपनी इनकम में से लेस करने की इजाजत होती है। ठीक है, वो सारे के सारे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर उनको डिडक्टेबल अलाउंसेस का या एडमिसिबल एक्सपेंसेस का नाम दिया गया है। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम ज्यादा है तो उसमें से जब आप डिडक्टेबल अलाउंसेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लेस करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है, और वो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होने से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये डिजिटल मीन्स है, ये मेरा ख्याल कल मैंने देख लिया था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो किसी एक खास एरिया के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कि आप मेरे से ये चीजें परचेज करेंगे और फर्दर आप सप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर की पहले कोई डेफिनेशन आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं थी। लास्ट ईयर इस डेफिनेशन को आपने जो है ना वो सॉरी फाइनेंस बिल 2022 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ये इसकी नीचे आप देख रहे होंगे क्लास। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसे इनको याद आ जाता है, जो एफबीआर है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको ये कैसे याद आ जाता है कि ये डेफिनेशन जो है ये हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है? बता सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है सर। उनके जो है ना, उन्होंने जासूस रखे होंगे कि पता करें किसकी इनकम ज्यादा हो रही है। इनकम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इनकम के साथ तो इसका ताल्लुक नहीं है। डेफिनेशन जो ऐड की है इसका इनकम के साथ तो कोई खास ताल्लुक नहीं है। सर स्क्रीन। आई थिंक सर ये इस तरह होगा कि जैसे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है मुआशरे में जो पहले से पीनल कोड नहीं होता और वो जुर्म के मद में आता है, तो उसको नए सिरे से वो ऐड कर देते हैं कि ये पहले से पेनल कोड में नहीं है, इसको ऐड कर दें। इसी तरह ये भी होगा कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी चीज जो इनकम जनरेट कर रहा है लेकिन वो इस एम्बेड में नहीं आ रहा, बिहार के एम्बेड में, तो उसको वो जैसे वो उसको मतलब उसकी तारीफ करके उसको इस एम्बेट में लेके आएंगे। यही हो सकता है। ठीक, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी जी आ सर। रही है सर। अच्छा, सॉरी, ये बीच में ना कोई आज इंटरप्शन है, कोई नेट का इशू है।
तो जिस वजह से ये बार बार हो रहा है, मेरे पास नेट जो है ना आज प्रॉब्लम कर रहा है, तो बहरहाल इसके साथ गुजारा करते हैं। अच्छा, आपसे मैंने सवाल पूछा तो वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब कोई मामला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाता है और उसके ऊपर कोई डिसीजन आता है, तो उस डिसीजन की रोशनी में लॉ के अंदर तब्दीलियां की जाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो सिविल पिटीशन 2597 से लेके 2600 तक जो है ना वो 2020 की है। उसमें एक डिसीजन हुआ है जो बेसिकली ये जो फाइल किया था, ये एफपीआर की तरफ से फाइल हुआ था और बैंक के अगेंस्ट फाइल हुआ था, लेकिन इसमें एक नुक्ता डिसाइड हो गया है। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता बेसिकली है, ये इनिशियल अलाउंस जो है ना, ये अ पर्सन हु प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स इनटू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सेक्शन 23 है। ठीक है, इसको यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है और बेसिकली इसके अंदर एक यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट जो है ना, इसमें कुछ उसको मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो फिर खैर आपको मैं एलेबोरेट कर दूंगा, लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई। ठीक है, जब इसमें तब्दीली की गई तो अभी आप अगर आप ये अगर मैंने आपको सही बताया है तो एक और फैसला भी पड़ा हुआ था, तो अभी अगर हम आ, इसमें नीचे जाते हैं, हम सेक्शन 23 को देखते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली इस साल ना या इससे पिछले साल एक तब्दीली आई है जो इस फैसले की रोशनी में आई है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन भी ऐड की गई है कि कहीं ना कहीं पे इस मामले को प्रेस किया गया होगा, एजिटेट किया गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर की तो कोई डेफिनेशन ही मौजूद नहीं है इस लॉ के अंदर, तो इस तरह इसको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो भी कोई अहम डेफिनेशन आती है मैं, बाकी आपके पास ये टाइम हो तो आप इसको पढ़ें। अच्छा, जो मैं कल आपको बता रहा था कि जब हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसने कहा कि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है, यही बात हुई थी ना कल? जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी उसने अलग से आपको बता दी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर उसने इम्प्लाई का बता दिया है कि इम्प्लाई मींस एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, जिसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज किया गया है। एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रिम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। ठीक है, जो उसको एंगेज करता है और उसको मुआवजा देता है, रिम्यूनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट उसने कहा है कि डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। अ पोजीशन एंटाइटलिंग द होल्डर टू फिक्स और असर्टेनेबल रिम्यूनरेशन, जो कि उसको उसका रिम्यूनरेशन या मुआवजा सर्टेन करता है। ठीक है, द होल्डिंग और एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस, ये सारे के सारे जो हैं एम्प्लॉयमेंट के उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये कल परसों मैं आपको कह रहा था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये विच आर सप्लाइड इन रिटेल मार्केटिंग एज पर डेली डिमांड ऑफ कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिसका अफादा, जिसकी यूटिलिटी उसके इस्तेमाल के साथ जो है वो कंज्यूम नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। ठीक है ना, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप कोल्ड ड्रिंक्स की एक लेते हैं, जूस का एक पैकेट लेते हैं, आप उसको पीते हैं तो उसकी यूटिलिटी खत्म होती है उसके इस्तेमाल के साथ, लेकिन आपने एक मोबाइल लिया है, आप उसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ये जो है इसका अफादा उसके इस्तेमाल के साथ खत्म नहीं हुआ। ठीक है जी, ये फेयर मार्केट वैल्यू का थोड़ा सा पिछले साल इसकी काफी डिस्कशन थी, तो इसको जो है प्रोवाइड किया गया है, तो इसका अलग से सेक्शन है 68, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू, इसको देखेंगे आगे जाके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं?
बैंक्स हाँ वगैरह, जी। बैंक्स वगैरह जो होता है। जी बिल्कुल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली लोगों से जो फालतू फंड्स होते हैं उसको अपने पास जमा करते हैं, और फिर जिन लोगों को जरूरत होती है उनको देते हैं, और उसकी जो कास्ट है, जिनसे आप फंड लेते हैं उनको कम पे करते हैं, और जिनको आगे उधार देते हैं उनसे ज्यादा लेते हैं, और वो जो बीच में स्प्रेड होता है वो आपकी इनकम होती है। ये होता है बेसिकली। अच्छा जी, इनकम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इनकम से क्या मुराद है। वो इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन दिस। ठीक है, तो ये सारी वो आपकी इनकम को उसने प्रोवाइड कर दी है कि जहाँ पे आपने टैक्स की विद होल्डिंग करनी है, उसके चूंकि आपको भी आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद का इनकम ईयर से मुराद क्या है कि इनकम ईयर एज डिफाइंड इन द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। ठीक है, उससे पहले जो था हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था 1979 का, जिसको 2001 में रिपील कर दिया गया, तो उसमें जैसे इनकम ईयर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी आपको उधर जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा कि कैसे डिफाइन किया गया। अच्छा जी। अच्छा, ये जो 29C है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, बड़ी डिस्कशन होती है इस पे कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से क्या मुराद है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को उसने फर्दर यहाँ पे बड़ी डिटेल में बताया है कि किस सेटअप को हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहेंगे। वो कहता है कि 10 और मोर पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मैकेनिकल ट्रांसमिटेड इट इज नॉट जनरेटेड बाय द ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, यानी उसका कोई प्रोसेस जो है वो एनर्जी जो है उससे वो चलता हो, वो कोई मैनुअल काम ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो 20 और मोर पर्सन इन पाकिस्तान डज नॉट, वो कहता है कि अगर 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं और एनर्जी इस्तेमाल नहीं भी करते, उनका कोई ऑटोमेटिक काम नहीं है, फिर भी वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ सकता है। फिर कहता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल की जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, फिर भी आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आते हैं। ये बहरहाल इसका काफी डिटेल है इसके अंदर। अच्छा जी, इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं। कुछ इंटेंजिबल एसेट होते हैं, सॉरी, इसको आप टच नहीं कर सकते, और कुछ आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी को पता है कि कोई बता सकता है टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनको टच किया जा सकता है, जो टचेबल होते हैं, और ऐसे एसेट जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो इंटेंजिबल होते हैं। कोई बता सकता है? सर टचेबल वो होते हैं लाइक कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जैसे कार वगैरह हो गई। हम्म, और जो इनटचेबल होते हैं वो आ जाते हैं जैसे ड्राइंग प्रॉप्स आ गई या फिर प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग जो मूव नहीं कर सकते। सॉरी सॉरी, वो आ जाते हैं बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह आ जाता है। जैसे किसी के शेयर्स होते हैं ना, इनको आप टच नहीं कर सकते, तो वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ऐसा केस नहीं है, ये केस नहीं है। सर टेंजिबल एसेट्स में तो हमारी जो है वो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या कोई ऑफिस फर्नीचर हो गया, हम्म, हम उसको कह सकते हैं टेंजिबल एसेट्स, या कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो हमारे होते हैं, लैपटॉप वगैरह। और इनटेंजिबल में आई थिंक हमारी जो कंपनी की गुडविल आ गई, ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, या फिर कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क्स वगैरह जो कंपनी के होते हैं, बिल्कुल सही। इंटेंजिबल में वो आते हैं। बिल्कुल सही कि टेंजिबल वो एसेट है जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है, उसका फर्नीचर है, उसकी मशीनरी है, उसकी व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल है उसका मार्केट के अंदर गुडविल, उसकी कोई, अगर उसने कोई लाइसेंस लिया हुआ है कहीं से तो उसकी वैल्यू, उसका अगर कोई कॉपीराइट्स लिए गए हैं उसकी वैल्यू, अगर उसने कोई फार्मूला जो है अपना कोई खास किस्म का डिजाइन किया हुआ है
तो उसकी वैल्यू, ये सारे की सारी वो चीजें जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन ये आपके एसेट होते हैं जिनको आप इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। उसके बाद ये एक कंसेप्ट है काइबोर का। इस काइबोर के बारे में कुछ जानता है, ये क्या चीज होती है? काइबोर, काइबर पढ़ते हैं इसको, काइपर पढ़ते हैं, लेकिन इसको काइबोर पढ़ा जाता है मेरे ख्याल में। जी, कोई बता सकते हैं? सर ये कोई इंटरेस्ट वगैरह का रेट होता है या किसी चीज का रेट होता है जो ये कराची इंटर बैंक जो है वो ऑफर करती है, लेकिन सर ये भी श्योर नहीं है कि रेट किस चीज का ऑफर करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आई थिंक डिविडेंड्स या इंटरेस्ट पे किया जाता है। किसी और को आइडिया? ये काइबोर जो होता है ना, वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है। और ये बैंक्स को आई थिंक रेट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपने इतने रेट पे जो है ना, मतलब आप अगर कोई भी लोन वगैरह कुछ ऑफर कर रहे हो तो वो काइबोर रेट के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो बैंक में होम लोन ऑफर किया जा रहा है, तो उसमें एक काइबर रेट भी होता है जो कि बैंक एक ऑफर करता है रेट अपना, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो आगे रेट, फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स के लिए आपने एक रेट दे दिया है, ठीक है, बैंक ने स्टेट बैंक के अंडर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे उसपे काइबोर का रेट लगेगा, कुछ इस तरह का। बहुत ज्यादा डीप इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन काइबोर रेट जो होता है वो बैंक्स को एक रेट प्रोवाइड कर देता है। कौन प्रोवाइड कर देता है? बैंक्स को कराची इंटर बैंक ऑफर रेट है ये, इसका जो बैंक फुल को बैंक को फॉर्म। बैंक को कौन ये रेट प्रोवाइड करता है? काइबोर जो है ये कौन कौन बनाता है, कहाँ पे बनता है, ये क्या मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता डीप नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में। है? ठीक। अच्छा, ये मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। एक तो जो लोग टैक्स की या जो है इसकी कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, तो काइबोर से कहीं ना कहीं वास्ता पड़ जाता है। तो बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली काइबोर है क्या। और बाकी जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो कभी अगर आप कोई बैंकिंग कोड का केस ले लेते हैं तो वहां पे काइबोर और कास्ट ऑफ फंड पे बड़ी बात होती है। तो ये थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि काइबोर जो है वो बेसिकली है क्या। आप इस वक्त वकील कौन कौन है, कभी बैंकिंग कोड का कोई केस किए? नहीं सर। नहीं। और मैडम? नो आइडिया। काजी? और कोई 506 भी मेरा ख्याल है वकील है कभी? नहीं जी, सर, बैंकिंग का नहीं बिल्कुल। नहीं किया, क्यों? डर लगता है बैंकिंग का? सर नहीं सर, वो एक अलग डोमेन है उसकी सर, उसके लिए स्टडी अलग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अलग करनी पड़ेगी, हम्म। उनके लिए सीनियर्स अलग होंगे, तो ये सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। अच्छा, सही सही सही। और सर 506? फीमेल लिटिगेशन में आना ही एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर आगे नहीं सर नहीं, बहुत सारे कोई स्पेशल, और बड़ी ये कि बात, स्पेशल में जाता है सर। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बड़े सर बड़ा। हमारे पास बाइक नहीं है ना सर, इसीलिए बड़ी बात है, हम इतने फ्रीक्वेंटली जो है कोर्स स्विच नहीं कर सकते ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता आपकी बैंकिंग कोर्ट अलग होगी कहीं दूर होगी, मैं उसका अंदाजा नहीं है मुझे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे खवातीन जो है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से compete कर रही हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, और कोई मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा, मेरी ना बात को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। ये काइबोर जो है ना, ये एक बेंचमार्क, ये एक वो रेट है जिस पे आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना वो कर्जे देती है और लेती है। यहां तक बात की समझ आ गई कि ये एक बेंचमार्क है। और ये किस चीज का बेंचमार्क है? ये बेंचमार्क है कि जिस रेट के ऊपर आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो कर्जे लेती है और देती है। दूसरी बात ये है कि काइबोर जो है ये इसको मैनेज कौन करता है, इसको बनाता कौन है? ये रेट
जो है ये डिटरमिन कौन करता है, सर्टेन कौन करता है? अच्छा, तो उसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। काइबोर को मैनेज करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा जो आपका सवाल है उसको मैं जवाब देता हूँ कि काइबोर जो है वो डेली बेसिस पे बनता है, डेली बेसिस पे डिटरमिन होता है, लेकिन इसकी वैल्यू डेली बेसिस पे भी है, लेकिन इसकी मंथली, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर का जो काइबोर होता है, यानी जो 31 मार्च को डिटरमिन होता है, जो 30 जून को होता है, जो 30 सितंबर को होता है और जो 31 दिसंबर को होता है, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि बैंक उसको बाजुकात लंबे अरसे तक जो है वो उसको एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ तो कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी इसकी मेथडोलॉजी आपको नहीं पता चला कि इसको बेसिकली बनाया कैसे जाता है और बनता क्यों है। अच्छा, तमाम जो बैंक्स हैं ना, अगर आप में से किसी ने बैंकिंग वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो आपको शायद आइडिया होगा कि तमाम जो बैंक्स हैं, जब वो शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो जब बनते हैं तो उन्हें 2-3 किस्म के अकाउंट जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास खुलवाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, हर बैंक का स्टेट बैंक के पास ओपन होता है। एक होता है उसका स्टेचुटरी रिजर्व अकाउंट, और एक और होता है, मुझे जहन से उसका नाम निकल गया है। ठीक है, ये 3 किस्म के या इससे ज्यादा, 3 तो मैंडेटरी है, फिर और भी जरूरत के मुताबिक खुल सकते हैं। अच्छा, अभी होता यूं है कि बैंकों को लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से लोन लेते हैं। वो डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते, उनको लोन लेना है वाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहां तक बात आपको समझ आ गई है जो मैं अर्ज कर रहा हूं? जी सर। ओके। अच्छा, वो क्या करते हैं, मसलन अगर हबीब बैंक को लोन चाहिए तो वो अलाइड बैंक से लोन नहीं ले सकता डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये जो लोन की ट्रांजैक्शन होगी ये एग्जीक्यूट होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, और जो करंट अकाउंट दोनों बैंकों ने वहां पे मेंटेन रखा है उसके अंदर ये फंड निकलेंगे और जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, सिचुएशन मैं कहता हूं कि ये होगी कि अलाइड बैंक को 500 मिलियन शॉर्टफॉल आ गया उसको, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जब आपको ने कहीं लोन देना होता है या आपको ज्यादा विड्रॉल हो जाती है तो आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाती है, जिसको आप बाकी बैंकों से लेके मैनेज करते हैं फॉर द टाइम। एक सिचुएशन ये अराइज हो गई कि अलाइड बैंक को 500 मिलियन का लोन चाहिए, वो आज शॉर्टफॉल में। उसने अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री से चेक किया, ट्रेजरीज होती हैं, ट्रेजरीज, उनसे ये चेक होता है, तो पता चला कि एचबीएल के पास फंड ज्यादा है। तो वो हबीब बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 500 मिलियन चाहिए। वो कहता ठीक है, आप रूट करें अपनी रिक्वेस्ट थ्रू स्टेट बैंक, थ्रू करंट अकाउंट। तो अलाइड बैंक जो है वो ये ट्रांजैक्शन को, इसमें बहुत को देर ज्यादा नहीं लगती है, अगर आप कहें कि ये को बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उसमें स्टेट बैंक जो है वो बीच में एक रेगुलेटर होता है, मीडिएटर होता है, गारंटर होता है। तो वो अपनी जनाब ना रिक्वेस्ट जो है वो फौरन रूट करता है स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक जनाब वो एचबीएल को रेफर करता है, एचबीएल अपने फंड जो है वो स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में डालता है और वहां से वो फंड जो है अलाइड बैंक को मिल जाते हैं। ये इसमें बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ये इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, अभी ये अलाइड बैंक को जो 500 मिलियन मिला है ये फ्री में नहीं मिला है, इसके ऊपर जो एचबीएल है उसने एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, उसके ऊपर एक मुनाफा लेना है। उस मुनाफे का कोई रेट होगा, वो कहेगा हाँ मैं 500 मिलियन दे रहा हूं लेकिन मैं आपको दूंगा 15%। ठीक हो गया? तो 15% पर डे के ऊपर, पर एनम के ऊपर, जो भी उनका रेट डिटरमिन होता है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जो भी वो रेट जो है उस रेट पे फंड मिल जाते हैं अलाइड बैंक। ये कोई ट्रांजैक्शन एक नहीं है, दिन में जनाब कोई 50-53 बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, उन सब के दौरान इस तरह की ट्रांजैक्शन होती रहती है। सुन रहे मेरी बात? एक को फंड की जरूरत है, एक के पास फंड एक्सेस है, जिसके पास एक्सेस है, जिनको जरूरत है वो दे देता है, और जब एक्सेस होते हैं तो वो उनको देता है, जरूरत होती है। तो ये ट्रांजैक्शन तमाम बैंकों के दरमियान सारा दिन हो रही होती है। ठीक हो गया? अच्छा, शाम को क्या होता है? शाम को ये होता है कि उन सारी ट्रांजैक्शंस का टोटल करके और उनका जो मार्कअप, जो इंटरेस्ट का रेट है उसका टोटल करके उसका एक एवरेज रेट निकाल दिया जाता है।
ठीक है, मसलन एक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एवरेज कैसे निकली थी। एक आदमी ने ₹1,00,000 दिया है 15% पे, दूसरे आदमी ने ₹1,00,000 दिया है 20% पे, तीसरे आदमी ने ₹1,00,000 दिया है पहले ने 15 पे, दूसरे ने 20 पे और तीसरे ने 25 पे। इसकी हम एवरेज कैसे लेंगे? 3 लाख को हम टोटल कर देंगे और ये जो है उसको ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम टोटल कर देंगे, उसको डिवाइड उसके नंबर पे कर देंगे, तो एक एवरेज रेट आपके पास निकल आएगा। ठीक है ना, ये जो एवरेज रेट है ये आपका काइबोर कहलाता है। अच्छा, ये काइबोर अभी निकला क्यों? ये काइबोर जो है ये निकला इसलिए है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो फंड जो है वो उसकी लेंडिंग और बारोइंग हो रही है, उसका ये रेट है। तो सारे बैंक काइबोर को ये मानते हैं कि ये है कास्ट ऑफ फंड, ये तो मिनिमम एक रेट चल रहा है, इससे ऊपर हमने जो पैसे हैं, अगर किसी को हमने लोन देना है तो इससे हमने रेट ऊपर रखना है, वो हमारा मुनाफा है। मसलन पिछले 6 महीने यानी 30 जून को मैं कहता हूं कि काइबोर जो था वो था 20% के ऊपर। अभी मेरे पास फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, मैं अलाइड बैंक में हूं, मेरे पास कोई बंदा लोन लेने आता है तो मैं कहता हूं यार 6 मंथ काइबोर जो कि था 20%, मैं आपसे 5% और चार्ज करूंगा, मैं आपको लोन दूंगा 5% पे। तो ये जो 20% मैंने काइबोर के साथ लिंक किया है, ये काइबोर बेसिकली एक बेंचमार्क है। और ये बेंचमार्क जो है इसलिए रखा गया है ताकि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ऊपर नीचे होगा तो मुझे बाद में नुकसान ना हो। ये ना हो कि मैं अगर रेट 25% पे लोन दे दूं और कल काइबोर ही चला जाए 28% पे, तो मेरी तो जो है क्या कहते हैं लोन है वो 25% पे मैंने दिया हुआ है, मुझे तो 3% का नुकसान है, बजाय इसके कि मैं आगे लेंडिंग करके उधार दे के लोगों को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को, तो उसके ऊपर कमाऊं, मुझे नुकसान हो जाएगा। वो लिंक कर देता है काइबोर के साथ कि अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट आपस में जो ये लेन देन बैंकों का हो रहा है ये ऊपर जाएगा तो काइबोर ऊपर जाएगा और मेरा मुनाफा अपनी जगह पे कायम रहेगा जो मैंने 5% लिया है। ये है पूरी स्टोरी, अगर आपको किसी को समझ आई है सारी बात। जी समझ आई? जी सर। जी बाकी लोगों को ये कुछ सर चाहिए इसका सर। मतलब ये हुआ कि काइबोर के अलावा भी जो है वो बैंक अपना परसेंटेज उस पे जो है मतलब लगा के उसके बाद ही वो मतलब उनको लोन देते हैं। हाँ, काइबोर तो बेसिकली देखिए ना कास्ट हो गई कि भाई एक चीज जो है ना मैंने ली है 100 रुपए की, मैं इसको बेचूंगा 20 रुपए, वो जो 100 रुपए की कास्ट है ना वही आपकी काइबोर है। वो 20 रुपए जो ऊपर आप ले रहे हैं जिसको आप 5% कह रहे हैं, यानी काइबोर प्लस 5%, वो 5% आपका मुनाफा है। ये बेसिकली आपकी कास्ट है और कास्ट आपकी कहाँ से डिटरमिन हो रही है? काइबोर के थ्रू हो रही है। जब आप बैंकिंग कोड में अगर आप जाते हैं तो इस तरह की चीजों से बड़ा वास्ता पड़ता है। ठीक है, आज भी मैं एक बना रहा था लीव टू डिफेंड बैंकिंग कोड की, तो उसके अंदर ये काफी चीजें जो है ये चीजें उसमें देखने वाली होती हैं कि क्या इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा था। काइबोर 6 मंथ काइबोर था, 3 मंथ था, 1 ईयर था, इन्होंने कब उसको रिवाइज किया है, मार्कअप का रेट कैसे लगाया है इन्होंने। ठीक है, फिर उसके अंदर प्रिंसिपल और मार्कअप की इन्होंने एडजस्टमेंट कैसे की है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं जहां फिर इस तरह के केसेस के अंदर वो देखने वाली होती हैं। और बाज औकात ये जो आपके टैक्स के केस होते हैं इनके अंदर भी चीजें काइबोर के साथ लिंक कर दी जाती। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा जी, आगे आपका है जनाब आयरस। आयरस आयरस बेसिकली उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके अंदर जाके हम अपनी सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की मामलात जो है उनकी रिटर्न और उसके मुतालिक जितनी चीजें होती हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हम करते हैं उसको आयरस कहते हैं। जी किसी ने को बात करनी? अच्छा जी, इसमें आयरस जो है बेसिकली इसको कुछ लोग कहते हैं कि इससे बनता है इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम आयरस से। लेकिन इसकी अगर आप क्लैरिफिकेशन पे जाएं जो एफबीआर ने दी है, तो इस आयरस पे अगर आप एफबीआर में जाएं तो आयरस जहां पे आप ओपन करते हैं वहां एक जो है ना एक फूल का निशान है। तो आयरस बेसिकली एक फूल का नाम है, उस फूल के नाम से इन्होंने रखा है। ये बेसिकली इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है।
ठीक है जी। उसके बाद जी जरूरी चीजें हैं, चीजें इतनी जरूरी नहीं है। मेंबर से मुराद जो है, जब ये आप होगा तो मेंबर से मुराद आपका जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर होगा पार्टनर, उसको मेंबर से जो है डिनोट किया गया है। उसके बाद माइनर चाइल्ड जो है वो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर वो माइनर कंसिडर होगा। अच्छा जी, मुदारबा कंपनीज जो है ये कौन सी होती हैं? मुदारबा कंपनीज वो जो होती हैं जो लोगों से फंड लेती हैं, उसको मैनेज करती हैं, और उस फंड से जो प्रॉफिट आता है वो दोनों के अंदर जो मुदारिब होता है, उसको जो फंड देने वाला होता है उसको मुदारिब कहते हैं, और जो उसको मैनेज करते हैं उनको रब्बुल माल कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है मुदारबा इस तरीके से काम करता है। और इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड मैं बता ही देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, किसी को पता क्या होता है? कोई जानता है म्यूचुअल फंड के बारे में? नो अच्छा, सर। अच्छा चलिए इसको स्टार्ट मेरे ख्याल करते हैं। 1 मिनट से कम रह गया, 5 से 7 मिनट की ब्रेक। उसी तरह रिकॉर्डिंग जैसे कि आपको पता है, फिर इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ये डेफिनेशंस खत्म करनी है जितनी भी है। ठीक हो गया जी, 5 से 7 मिनट में दोबारा मिलते हैं।